एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6 वी विल डिस्कस सम थिंग्स विच हैव चेंज इन क्लास 6। हम कुछ चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्लास 6 की बुक्स में चेंज हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखी हुई है कि क्लास 6 की जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स हैं, वो सभी बदल गई हैं। एक नए थीम पे, एक नए फॉर्मेट पे, एक नए तरीके से आपको क्लास 6 में सभी सब्जेक्टों को पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको इन बुक्स के बारे में जानना है और इन बुक्स का एक बार आपको लुक लेना है, इन्हें देखना है, इनके बारे में समझना है, तो आप जाके एनसीईआरटी की वेबसाइट या फिर epathshala.com पे जाके आप इन बुक्स को देख सकते हैं। सिर्फ क्लास 6 की ही चेंज हुई है, 7th 8th एंड अदर क्लासेस की सेम बुक चल रही हैं। अभी एनसीईआरटी या फिर हम कह सकते हैं सीबीएसई ने सिर्फ क्लास 6 से चेंजेस को लाना शुरू किया है और आपकी बुक को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में बनाया है। चेंजेस क्या है? पहले जैसे आपकी जो सिविक्स की बुक होती थी वो 3 होती थी, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये 3 बुक्स आपकी सेपरेट होती थी। बट अब क्या हो गई है, अब आपको इन्हीं तीनों बुक को एक साथ कंबाइन करके दे दिया गया। इट मीन्स आपको अलग अलग बुक्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आपको एक ही बुक में तीनों थीम को पढ़ने को मिल जाएगा। इवन पहले आपकी इकोनॉमिक्स नहीं होती थी, अब 6th क्लास में आपके ये जो एक बुक बनी है, इस एक बुक में आपकी इकोनॉमिक्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये पूरा का पूरा होल आपका सिलेबस कंप्लीट एक तरीके से दिया गया है, जिसमें आपको वैरायटी ऑफ थिंग्स को पढ़ने का, समझने का मौका मिलेगा, जिससे आप सोसाइटी से कनेक्ट कर सकेंगे अपने आप को। ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा, क्योंकि बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी हमें समझना चाहिए कि हमें अपनी सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, किस तरीके से अपनी सोसाइटी को अच्छा रखना है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम सोशल स्टडी में पढ़ते हैं। दूसरी चीज़, सोशल साइंस का मतलब ही यही है कि आपको सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड चीज़ों को बताया जाता है, ह्यूमन से कैसे ट्रीट करना है, ठीक है, एक तरीके से नैतिक भावनाओं को डेवलप करने का, सोसाइटी को डेवलप करने का, इन सब चीज़ों के बारे में आपको सोशल स्टडीज़ में बताया जाता है। इसमें ओवरऑल चीज़ें आती हैं, क्योंकि आप सोसाइटी के पार्ट है तो आपको एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है, आपको अपने राइट्स का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको अपने यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इन डिटेल में आपको सोशल स्टडीज़ में बताई जाती है। क्योंकि आप क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, आपने कभी सोशल स्टडीज़ पहले पढ़ी है, लेकिन सोशल स्टडीज़ के नाम पे नहीं पढ़ी है। जैसे अब आपके लिए एक सोशल स्टडीज़ एक अलग से सब्जेक्ट बन गया है, बट अर्लियर आपने इसको ईवीएस के फॉर्म में पढ़ा। एनवायरमेंटल स्टडीज़ आपने पढ़ी है अप टू क्लास 5th तक। तो जो क्लास 6 में आपने एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ी हैं, उसी तरीके से क्लास 6 में आपकी सोशल स्टडीज़ आ जाती है, जिसमें आपको जैसे 5th क्लास तक एनवायरमेंटल स्टडीज़ में आपको एनवायरमेंट से अवगत कराया गया है। आपको साइंस भी पढ़ाई गई है, उसमें कुछ कुछ जगहों पे, आपको यूनिवर्स के बारे में बताया गया है, आपको आसपास के एनवायरमेंट के बारे में, आपके सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको उस ईवीएस में बताया गया है। एज इट इज़ उसी का नेम चेंज करके सोशल साइंस बना दिया गया और थोड़ा ब्रॉड वे में यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। इसमें साइंस के टर्म्स तो नहीं आएंगे, जैसे आप ईवीएस में बॉडी ऑर्गन्स वगैरह पढ़ लेते हैं, बट इस चैप्टर में या फिर हम सोशल स्टडीज़ में इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। वो आपका एक सेपरेट साइंस सब्जेक्ट में पढ़ने को आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, सोशल साइंस और क्लास 6 की जितनी भी बुक्स हैं उनके नाम भी बदल गए हैं। तो जैसे कि हिंदी में भी कुछ नेम चेंज हुए हैं, संस्कृत की बुक भी, मतलब जितनी भी बुक्स चेंज हुई हैं सबके नाम भी बदल गए हैं, उनका पूरा का पूरा लुक बदल गया है, उसका पूरा कंटेंट बदल गया है। बस समझाने का तरीका भी उसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा टीचर्स के लिए, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि बच्चे 5th से 6th में आते हैं तो थोड़ा क्रिएटिव वे में उनको पढ़ाना ज़रूरी होता है, ताकि वो इंटरेस्ट लेके इस चीज़ को पढ़े। और सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल स्टडीज़, वो एक थोड़ा सा बच्चों के मन में हो जाता है बोरिंग सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा हिस्ट्री को लेके। अगर आप इस चीज़ को हिस्ट्री से कनेक्ट करके या फिर हिस्ट्री को उन पर बच्चों की पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे, इट विल बिकम इंटरेस्टिंग और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, उनको बोरियत नहीं होगी। और प्लीज़ अब पढ़ाते वक्त डेट्स को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज ना करें। सबसे पहले आप इस मोटिव को रखें कि बच्चे को
समझ में आए स्टोरी कि हिस्ट्री में आखिर चल क्या रहा है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। डेट्स तो वो जब बार बार मल्टीपल रिविजन्स करेगा तो अल्टीमेटली उसको ये सारी डेट्स याद हो जाएंगी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उसको कॉज वगैरह ये सब पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या है, क्यों हो रही हैं। अगर उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो इट विल अल्टीमेटली हेल्प कि वो आराम से डेट्स को मेमोराइज कर सकेगा। सो पहले हम चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सोशल स्टडीज़ के बारे में, जो क्लास 6 में इंट्रोडक्शन दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। वाई सोशल स्टडीज़, ठीक है। सोशल स्टडीज़ क्यों, सोशल स्टडीज़ क्यों पढ़ना चाहिए, एक सब्जेक्ट के तौर पे आपको क्यों दिया गया। इवन क्लास 10th तक आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ाई जाती है, तो क्यों पढ़ाई जाती है। तो इन क्लास 6 आपकी सोशल स्टडीज़ को अलग अलग थीम पे क्लासीफाई कर दिया गया है, जिससे आप इसमें देख सकते हैं। एक आपका थीम है, ओके मैं कैमरा ऑफ करती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि किस तरीके से आपकी थीम बताई गई है। वेट अ मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आपको क्या दिया गया है, आपकी थीम दी हुई है अलग अलग। जैसे पहला जो थीम ए है आपका, ठीक है, थीम ए क्या है, वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है आपका, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है यहाँ पे थीम ए। यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड कि इंडिया के बारे में आप पढ़ेंगे, और दूसरा आप पढ़ेंगे वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में। दूसरा आप क्या, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट थिंग विच वी स्टडी इन ज्योग्राफी इज़ कि इस लैंड पे जो लोग रहते हैं और वहाँ के लोगों के बारे में, ठीक है, लैंड के बारे में पढ़ेंगे और लोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। जब हम 1 बाय 1 एक एक चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे ना, तो आपके जो कंसेप्ट है वो अल्टीमेटली बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा इस लैंड वाले पार्ट में लैंड रिफॉर्म्स ऑफ लाइफ। लैंड रिफॉर्म से मतलब कितना, कैसे प्लेन्स है, सॉरी, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स में हम पढ़ेंगे, लैंड रिफॉर्म्स इसमें हम जानेंगे कि कहाँ पे प्लेन्स है, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इन डिटेल में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्रश ले लूँ। तो यहाँ पे क्या है, उसके अलावा लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। अब अर्थ पे किस तरीके से प्लेसेस को लोकेट किया जाएगा, ओवरऑल हम क्या पढ़ेंगे, मैप के बारे में पढ़ेंगे कि मैप क्या होता है, डायरेक्शंस क्या होती हैं, कितने डायरेक्शंस हैं, इन सभी के बारे में हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग जो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वो है हमारा थीम बी। थीम बी क्या डिस्कस करेगा, थीम बी डिस्कस करेगा कि टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, ठीक है, कि कौन कौन से सोर्सेस है जिसके बारे में हम जिससे हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। टाइम लाइन कि इस पीरियड से फिर इस पीरियड, फिर उसके बाद नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट, ये जो आपका टाइम चला है ये किस तरीके से आपका टाइम चला है, इसके बारे में आप इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारत, ठीक है, इंडिया को भारत कैसे कहा जाने वाला, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक थीम बेस्ड आपको एक नए तरीके से पढ़ाए जाने की कोशिश है, जिससे बच्चे का
डेवलपमेंट किया जाए, बच्चे को एक अच्छी नॉलेज दी जा सके। थीम सी है, इस थीम सी में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे जो कल्चरल रूट्स है, ठीक है, कौन कौन से कल्चर है, अलग अलग स्टेट में कौन कौन से ट्रेडिशंस, कौन कौन से कल्चर्स को अपनाया जाता है, इंडिया किस तरीके से कल्चर रूट से जुड़ा हुआ है, इन सब चीज़ों के हम इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, मैनी इन वन, बहुत सारे हैं लेकिन हम सब क्या हैं, एक है। दूसरा, एकता में अनेकता में एकता के बारे में बात की जाएगी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आप पढ़ते होंगे कि इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग, मतलब बहुत सारे बेसिस पे हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, बट उस डाइवर्सिटी में आपको क्या देखने को मिलती है, यूनिटी देखने को मिलती है, हम सब एक साथ रहते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, एक कंट्री के लोग हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा। द थर्ड नेक्स्ट वन इज़ आपका है डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होती है, इस डेमोक्रेसी के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें आप टोटल पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम फैमिली और कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे, लोकल गवर्नमेंट रूरल एरिया में जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, और लोकल गवर्नमेंट जो अर्बन एरिया है इसके बारे में पढ़ेंगे। इट मीन्स गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है, किस तरीके से गवर्नमेंट सोसाइटी का डेवलपमेंट करती है, इन सब के बारे में क्लास 6 में पढ़ेंगे ना। लास्ट थिंग, जो लास्ट थीम है हमारी, वो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में है, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू में हम पढ़ेंगे कि वैल्यू, कि किसी काम की वैल्यू कितनी है, इसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इन डिटेल में क्लास 6 में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे अब शुरू होता है आपका डिस्कशन कि सोशल के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। आप इस पिक्चर को देखिए, ठीक है, ये जो फ़ोटो आपको दी गई है, इस फ़ोटो को देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा हरा भरा आपको ओल्ड एरिया दिख रहा होगा, जहाँ पे चारों तरफ क्या आपको देखने को मिल रही है, ग्रीनरी, चारों तरफ आपको इधर से इधर देख लीजिए, पूरा ही पूरा क्या है, हरियाली ही हरियाली है, ठीक है, पूरी तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, एक घर दिख रहा है, बाकी सब तरफ क्या है आपको हरियाली है, रोड भी है, यहाँ पे पक्की रोड है लेकिन ग्रीनरी पूरी तरफ है, इट मीन्स एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे। नाउ सम क्वेश्चंस हैज़ बीन गिवन इन दिस बुक फॉर यू एक्सप्लोर करने के लिए। अगर हम इस पिक्चर को ऑब्ज़र्व करते हैं तो ये आपका काम है कि आपको इस पिक्चर को ऑब्ज़र्व करना है, और ऑब्ज़र्व करने के बाद आपको क्या करना है, बताना है इसके आंसर। तो आप ये सोचिए, क्लास 6 में आने के बाद आपके लिए ये सोचने का काम दिया गया है कि वेयर डज द वाटर इन द लेक कम फ्रॉम, ठीक है, इन द लेक कम फ्रॉम, ये जो लेक है, ये जो लेक है, यहाँ जो आपको वाटर बॉडी दिख रही है, ये वाला एरिया, यहाँ पे पानी कहाँ से आया भाई, इस जगह पे पानी कहाँ से आया, क्या रास्ता है जो यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, ठीक है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर इन द पर्टिकुलर प्लेस, चारों तरफ तो पहाड़ी पहाड़ है, तो ये पानी आया कहाँ से, ठीक है, इसके बारे में आपको सोचना है, ठीक है। आप खुद सोचिए एक बार, उसके बाद इसके जवाब आपको मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको सोचना है। इस सोशल स्टडीज़ में हम यही सब चीज़ें पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करने के लिए कहा है, तो आपको एक बार पहले खुद से एक्सप्लोर करना है। अब ये जो रोड बनाई है भाई, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है जो रोड को बनाएगा, ठीक है, रोड को बनाने वाला तो कोई इंसान दिख नहीं रहा है। तो अब इस रोड को बनाया किसने है, कोई ये बनाया किसने, अपने आप तो बन के जाएगी नहीं, और पीपल तो बनाएंगे नहीं, तो ये रोड किसने बनवाई है, घर तो एक इंसान बना लेगा रहने के लिए, बट रोड का कंस्ट्रक्शन किसने कराया है, और ये पानी कहाँ से आया है, ये 2 क्वेश्चंस आपको जानने हैं। नेक्स्ट, what could be the activities of people living in the small house, what could be their history, their future, ये जो छोटे छोटे घरों पे लोग रहते हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है, इनकी लाइफ कैसे चलती है, ठीक है, क्या हिस्ट्री है इनकी, इनकी कैसे लाइफ चलती है, इसके अलावा ये अपनी जीवन दिनचर्या कैसे करते हैं, और दूसरी चीज़ कि इनकी फ्यूचर क्या है, ठीक है, इनका पास्ट फ्यूचर दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने की बात की गई है। यही चीज़ हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स से रिलेटेड चीज़ों में पढ़ेंगे कि ये रोड्स को किसने बनाया है,
ये वाटर आता कहाँ है, वाटर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हु कंस्ट्रक्ट दिस रोड्स, ये सब चीज़ों के आंसर्स हम जब आगे एक एक करके इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपको मिलता जाएगा। और जब मैं आपको ये चैप्टर्स पढ़ाऊँगी उस समय पे आपको इन सभी का मैं रिवीजन भी कराती जाऊँगी कि हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था और उसका आंसर ये है। अभी सिर्फ आपको ये सारे काम खुद करने हैं, एक बार खुद एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट, ये क्या करना है, आपको अपने आंसर्स लिखने हैं और डिस्कस करना है क्लासरूम में। फिर ऑन द फेसिंग पेज दैट क्वेश्चन कम इन योर माइंड, राइट देम डाउन, ठीक है। और देखिए उस पिक्चर को, और उसके अलावा आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसको लिखिए। नाउ हियर आर आवर क्वेश्चंस रिलेवेंट टू हाउ आर, ये क्या क्वेश्चन सोशल साइंस के रेलिवेंट है 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। वी ऑल लिव इन 21st सेंचुरी, हम किस शताब्दी में रहते हैं, 21वीं शताब्दी में रहते हैं, ठीक है। 21st सेंचुरी, तो प्लीज़ 6th क्लास के बच्चे याद रखिएगा, हम 21वीं शताब्दी के लोग हैं, हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, याद रखिएगा। अगर आपको इस फिगर के बारे में नहीं पता है तो आपको इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। एवरीवन एग्रीज दैट इट इज़ पर्टिकुलरली चैलेंजिंग टाइम फॉर ह्यूमैनिटी, हम सबको पता है कि ये जो अभी का टाइम है वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, ठीक है, मानवता के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है, क्योंकि ह्यूमैनिटी धीरे धीरे लोगों के माइंड से ख़त्म होती जा रही है, लोग सिर्फ सेल्फिश होते जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अब आपने एक देखा कि यहाँ पूरा का पूरा ग्रीनरी एरिया है, फुल एनवायरनमेंट, नेचर, ब्यूटीफुल एरिया है, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग, इट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल देयर, बट देयर इज़ लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, वाइड रोड्स, ट्रांसपोर्ट, लॉट्स ऑफ थिंग हैव बीन डेवलप्ड। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सेकेंड हैंड में आप देखते हैं रैपिड प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, बहुत ही तेज़ी से क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हुआ है, टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है बहुत तेज़ी से चेंज हो गई है। अर्लियर क्या होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा दूर तक वॉक करके जाना पड़ता था, बट नाउ हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं ड्यू टू विच इट इज़ पॉसिबल टू मूव फास्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड वी डोंट नीड टू वॉक, ठीक है, हमें पैदल चल के जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड द वर्ल्ड इज़ विटनेसिंग मल्टीपल वॉर्स, दूसरी साइड आप देखेंगे इतना सारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया है और दूसरी तरफ हम अब देख रहे हैं कि हमारे जो दुनिया है वहाँ पे अलग अलग तरीके से वॉर हो रही है, आर्मी कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, सोशल टेंशन बढ़ रहा है हमारे प्लैनेट पे, नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ अंडर ग्रेट स्ट्रेस, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के टाइम में आप देखते हैं कि जो गर्मी है वो कंटिन्यू इंक्रीज़ करती जा रही है, 50+ टेम्परेचर जा रहा है, ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल इश्यूज़ को जनरेट कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ करती जा रही है। तो आप ये सोचिए कि इस सब के बारे में हम बचपन से पढ़ रहे हैं, आप जब छोटी क्लास में थे तो पढ़े, आप जब अभी आगे जाएंगे अप टू क्लास 10 तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इवन इफ़ वी स्टडी हायर क्लासेस तब भी आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, बट स्टिल सोसाइटी में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोसाइटी में चेंजेस नहीं आ रहे इन द सेंस सोसाइटी कंटिन्यू क्या होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, एनवायरनमेंट कंटिन्यू क्या होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है, सोसाइटी में ह्यूमैनिटी ख़त्म होती जा रही है। तो अगर ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी तो किस तरीके से ये समाज जिएगा, ठीक है, किस तरीके से लोग रहेंगे, लोग एक दूसरे को मारते पीटते रहेंगे। रिसेंटली जैसे कुछ साल पहले आपने देखा रशिया और यूक्रेन का वॉर चला, अभी आप इंडिया का ही हाल देख लीजिए, इंडिया में भी देख लीजिए पाक और इंडिया का सीन, पहलगाम वाला स्टेटस। तो इससे क्या दिख रहा है, और ऐसा हो रहा है कि जैसे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब क्या दिखा रहा है, पूरे वर्ल्ड में टेंशन जनरेट हो रही है, सोशल टेंशन भी हो रही है प्लस एनवायरमेंटल टेंशन भी जनरेट होती जा रही है। तो इट मीन्स
एक टाइम था जब हम शांति से रह रहे थे और आज के टाइम में हमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तो बहुत किया, अपनी लाइफ को कंफर्ट जोन में लाने के लिए हमने अलग अलग डेवलपमेंट्स किए, बट हमने कभी भी सोसाइटी और नेचर के बारे में नहीं सोचा। देयर आर ओनली 10 to 15% वी कैन से दैट पीपल हु थिंक अबाउट द नेचर, और दोज पीपल्स आर द members of NGOs and something like such type of organization. But what about others? जो बाकी की आपकी 90% पॉपुलेशन है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो सोसाइटी के बारे में सोचे? आखिर पढ़ तो हर कोई रहा है ना। आज के टाइम में लिटरेसी रेट इंक्रीज़ कर रही है। लिटरेसी रेट जब इंक्रीज़ कर रही है तो हर चीज़ें एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड हर चीज़ हम हर किसी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो सोसाइटी में डेवलपमेंट क्यों नहीं आ रहा है? क्यों हम जो चीज़ों को पढ़ते हैं उसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करते हैं या उसको अपनी लाइफ पे अप्लाई नहीं करते? अगर उसका 10-20% भी हम रियल में अपनी लाइफ पे अप्लाई करें, उस चीज़ को फॉलो करें, तो देयर में बी अ चांस कि हमारा सोसाइटी, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बदल सकता है। तो इसके लिए हमें इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, खुद के माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है, ना कि गवर्नमेंट पे डिपेंड रहना है। हम क्या सोचते हैं कि ठीक है, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट सोसाइटी को क्लीन करेगी, गवर्नमेंट एनवायरनमेंट को बचाएगी। क्यों भाई? गवर्नमेंट अकेले इस एनवायरनमेंट में रह रही है? गवर्नमेंट अकेले सोसाइटी में रह रही है? नहीं ना। और क्या सिर्फ गवर्नमेंट के करने से हो जाएगा? ऐसा तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। स्वच्छता अभियान, ठीक है, बहुत सारे अभियान ऐसे चलाए हैं, लेकिन क्या क्लीनलीनेस आई है? अभी फ़िलहाल हम ये देखें कि गवर्नमेंट ने हर जगह पे डस्टबिन्स रखा दी हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई पे ध्यान दे रही है, बट कितने ऐसे लोग हैं जो उस डस्टबिन में रैपर्स को फेंकते हैं या वेस्ट मटेरियल को फेंकते हैं? कोई नहीं, बहुत कम लोग ऐसे हैं। जब कार पे चलते रहेंगे, कचरे को ऐसे ही फेंक दिया। तो अगर इस तरीके से इंडिविजुअल पर्सन अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझेगा तो पूरी दुनिया तो फिर खतरे में आ जाएगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ, गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट के साथ साथ इंडिविजुअल पर्सन को भी सोसाइटी का ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है। हम नेचुरल एनवायरनमेंट को ख़त्म करते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स को अपने घर में लगा के बहुत ज़्यादा शौक से इतराते हैं। तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म करना पड़ेगा। आज की क्लास में सिर्फ हम मॉरल टीचिंग करेंगे, चैप्टर का मेन जो कंटेंट है वो हम कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये भी आपकी सोशल स्टडीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। तो अगर आप सोसाइटी में हैं, गर्मी आप भी झेल रहे हैं, तो आपको खुद ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी सोसाइटी की भलाई के लिए काम करना है। वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, जितना हो सके एनवायरनमेंट को ग्रीन रखें। ये सारी तरीके से आप एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। आसपास के एरिया को क्लीन करके रखें, तो इनसे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा और सोसाइटी ज़्यादा बेटर होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन सोसाइटी पूरी तरीके से बर्बाद होगी। अभी भी टाइम है कि हम सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करें। अगर नहीं करेंगे तो कल को आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। So let's continue our discussion. Next thing, we live in an age of great possibilities but also great challenges. आज के टाइम में क्या है, हम जो ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ तो है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ होने के साथ साथ लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिससे हमको टैकल करना है, जिससे हमको जूझना है। ठीक है, द वर्ल्ड over more sorry wait a minute, ठीक है, the world over more and more people wonder how do we solve the problem facing humanity. तो वर्ल्ड में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो सब इस बारे में सोचते हैं, वंडर करते हैं कि किस तरीके से हम ये ह्यूमैनिटी को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता। मानवता मीन्स कि आज के टाइम में अगर कोई इंसान गिर गया है या फिर कुछ हो गया है, उसको रास्ते में कुछ उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो इतनी सारी पॉपुलेशन में इतनी सारी जो पब्लिक वहाँ पे रहती है, उस पब्लिक में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो उसकी हेल्प करने जाएंगे, बाकी उसको देख के आगे मूव ऑन कर जाते हैं। तो इस ह्यूमैनिटी वाले
टर्म को हम किस तरीके से लोगों के अंदर डेवलप करें, कैसे लोग इसको लेके इतना ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, किस तरीके से लोग लोगों की मदद करेंगे। लोग क्या सोचते हैं, अरे जाने दो, हमारा थोड़ी है, अरे जाने दो, हमारे रिश्तेदार थोड़ी है, हम उसको थोड़ी जानते हैं। ये वाली भावनाएं जब तक आपके अंदर रहेगी, जब तक आप ह्यूमंस को ह्यूमंस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगा, किस तरीके से सोसाइटी आगे बढ़ेगी। सिर्फ हम अपने मतलब रखेंगे, दूसरों की लाइफ से हमें कोई मतलब नहीं है। इन द सेंस दूसरों की लाइफ में आपको झांका ताकी नहीं करनी है, बट एट द टाइम ऑफ हेल्प आप उसकी मदद तो करिए। तो इस ह्यूमैनिटी को, मानवता को बचा के रखना है, इस मानवता को ख़त्म नहीं होने देना। अगर मानवता ख़त्म हो जाएगी, इंसान इंसान का ही दुश्मन बन जाएगा, तो फिर आगे की सोसाइटी कैसे रहेगी। यहाँ पे फिर किसी पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। दैट इज़ वाई मानवता बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको क्लास 6 में ये पढ़ाया जाएगा, जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 के, बिकॉज़ ये छोटे जो बच्चे होते हैं उनको शेप करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। हम उनको जो पढ़ाते हैं, जो समझाते हैं, उससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि वो एक ऐसे होते हैं, उनके माइंड में आप जो चीज़ें रखोगे, जो चीज़ उन्हें समझाओगे, वो उसको सीरियसली लेंगे, उसको अपनी लाइफ पे अप्लाई करेंगे। इसलिए बीइंग अ टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों को सही दिशा में लेके जाए, बच्चों को ह्यूमैनिटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए सजग करें, ताकि आगे आने वाली जनरेशन कुछ तो अच्छा कर सके, ठीक है। अभी के टाइम में आप खुद सोचिए, हम टीचर हैं, हमने अपनी क्लासेस में भी क्या पढ़ा, सेम चैप्टर पढ़ा, सेम ज्योग्राफी पढ़ी, सेम हिस्ट्री, सेम सिविक। आगे आने वाली जनरेशन्स भी वही पढ़ रही हैं, जो अभी पढ़ रही हैं वो भी पढ़ रही हैं। बट फिर भी जब इतने सारे बच्चे इस चीज़ को, सेम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो फिर भी हम क्यों इन सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जब कंटिन्यू एक एक स्कूल में इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और आज के टाइम में तो नंबर ऑफ़ स्कूल्स कंटिन्यू इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो स्कूल इंक्रीज़, एजुकेशन इंक्रीज़, बट स्टिल लोगों के अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो डिमिनिश क्यों होता जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। क्यों लोगों को लगता है कि अरे ठीक है, मेरा काम बन रहा है, दूसरे का तो जाने दो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये वाली आइडियोलॉजी को धीरे धीरे आपको अपने माइंड से ख़त्म करना है। प्लीज़ इस चीज़ से रिलेटेड एक मेंटल रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। अगर ये मेंटल रेवोल्यूशन नहीं आया तो हमारी सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं, जैसे हम खुद स्कूल कंप्लीट किए, हमको 15 ईयर्स से अबव हो रहा है, तो क्या इस 15 ईयर्स में ऐसे बहुत से लोग नहीं निकले जो सोसाइटी के बारे में सोच सके। हर क्लास में 40+ स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ में भी क्या हर कोई सिर्फ अपनी लाइफ को कंफर्ट जोन में लाने के बारे में भाग रहे हैं। बट अगर आपका एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा, जिस जगह आप रह रहे हैं वो सोसाइटी ही नहीं बचेगी, तो आपके लाइफ या फिर आपका कंफर्ट जोन में होने का या आपकी अर्निंग का क्या मतलब है। आप लाखों पैसे कमा ले, जैसे आपके पास बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट आते होंगे जहाँ पे दिखाता है कि हमारे पास लाखों रुपए है, ठीक है, लाखों रुपए है, बट अगर एनवायरनमेंट में चीज़ें अवेलेबल ही नहीं होंगी, इंडस्ट्रीज़ गुड्स को प्रोड्यूस ही नहीं करेगी, वाटर की अवेलेबिलिटी ही नहीं रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं रहेगा, तो इस लाख रुपए को बैठ के आप खाओगे नहीं ना। ये लाख रुपए किसी मतलब के नहीं है। भले ही आपके पास 20,000 हो, लेकिन अगर आपके पास ये सारी नेचुरल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकोगे। तो कंफर्ट जोन पे रहने की बजाय आप एनवायरनमेंट की अपनी भी सोचें, बट एनवायरनमेंट की भी सोचें और सोसाइटी की भी सोचें, क्योंकि सोसाइटी के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक दिन एक दूसरे को बस हम मारते पीटते रहेंगे और एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे। किसी से हमें कोई भी मतलब नहीं होगा, सिर्फ हम सेल्फिश ही हो जाएंगे। यस, तो ये आपकी मॉरल वैल्यूज़ के लिए क्लास एक तरीके से पूरी है। इसमें हम सिर्फ आपकी सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे, इससे ज़्यादा चीज़ों को नहीं डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपकी बुक में कही जा रही है, जैसे ठीक है, फेसिंग ह्यूमैनिटी का प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट थिंग,
हाउ कैन आवर सोसाइटी लिव पीस एंड हारमनी, तो हमारी सोसाइटी कैसे पीस और हारमनी में रहेगी, शांति से, ठीक है, बिना लड़े झगड़े। हारमनी मतलब कोई किसी के साथ गलत बर्ताव ना करे, हारमनी। और इसके साथ साथ हारमनी मतलब किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाना है, छोटे बड़े का जो अदब है वो बना के रखना है। ये नहीं कि कोई छोटा है तो उसको हम गलत बोले या उसको मारे पीटे, या गरीब है तो उसकी बेइज्जती करें, ठीक है, नहीं, इसकी भी अपनी एक गरिमा है। इस गरीब इंसान की गरिमा को हमें ठेस नहीं पहुंचाना है। दूसरा कहा जा रहा है शांति से, मतलब अगर आप एक दूसरे के साथ सामंजस्य, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ रहते हैं तो आप ऑलरेडी हारमनी मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। तो इस हारमनी को मेंटेन करना है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट ब्यूटीफुल अर्थ, वही बात आ गई जो मैं आपको समझा रही थी कि किस तरीके से हम अपनी इतनी सुंदर धरती को बचा सकते हैं। कुछ साल पहले अमेज़न फॉरेस्ट में आग लगी। आए दिन कोई ना कोई एनवायरमेंटल इश्यूज देखने को मिलते रहते हैं। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था जिसकी वजह से एसी कूलर कुछ नहीं काम कर रहे थे, सब में क्या लग जा रही थी, सब जल जा रहे थे, सब में आग लग जा रही थी। तो अब ये बताइए, अगर आपका एनवायरनमेंट ही ख़राब है, आपने एसी कूलर लाख लगा के रखा हुआ है, लाइट ही नहीं रहेगी तो किससे चलाएंगे एसी कूलर को? हाँ, कोई मतलब है एसी कूलर का होने का? इससे अच्छा है कि प्राकृतिक तौर पे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेश रहे, हम फ्रेश एयर्स को ले। आप खुद देखिए सुबह सुबह मॉर्निंग में कितनी अच्छी फ्रेश एयर होती है। क्या उस एयर की बराबरी आपका एसी कर सकता है? नो, कभी भी नहीं। वो जो फ्रेश एयर है वो आपकी बॉडी को फ्रेश फील कराती है, आपको हेल्दी रखती है। वही एसी की एयर आपको बीमार करती है। तो प्लीज़ एनवायरनमेंट को क्लीन करना, एनवायरनमेंट को फ्रेश रखने की ड्यूटी ये बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी हम सिटीजन्स की है। कोई दूसरा नहीं आएगा इसको सही करने के लिए। ये चाहे आप हो, चाहे वर्ल्ड का कोई भी इंसान हो, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखने, अपने आसपास के एरिया की सुंदरता को मेंटेन करके रखें। नेक्स्ट थिंग, एंड प्रोटेक्ट इट नॉट ओनली फॉर ourselves बट फॉर ऑल द स्पीशीज लिव ऑन इट। यहाँ पे कहा जा रहा है सिर्फ हमें अपने बारे में नहीं सोचना है। इन द सेंस, अगर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो ये नहीं कि मुझे हवा मिलेगी, मेरे को फ्रूट्स मिलेंगे, फ्रेश एयर मिलेगा। नो, अर्थ पे बहुत सारी स्पीशीज़ रहती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, छोटे बड़े हर तरीके की स्पीशीज़ रहती है। उन सभी स्पीशीज़ के लिए हमको इसे प्रोटेक्ट करने के लिए रखने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टाइम पीरियड था जब शाम को अगर आप बाहर देखते तो लार्ज अमाउंट में बहुत सारा जो ग्रुप होता है बर्ड्स का, वो शाम को वापस जाता है अपने अपने घरों के पास। बट ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इन सब की वजह से धीरे धीरे ये वाले जो सीन है ख़त्म होते जा रहे हैं। आज की पिक्चर्स में हमें बिल्डिंग वगैरह देखने को मिलती है। अर्लियर क्या होता था, हम सीनरी भी बनाते थे तो ऐसे पहाड़ बनाते थे, पेड़ पौधे बनाते थे, चिड़िया बनाते थे, ये हमारे आर्ट के पार्ट होते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब धीरे धीरे इन सब की वजह से पहाड़ तो बचे हैं लेकिन पेड़ हटते जा रहे हैं। बर्ड्स की जो संख्या है वो धीरे धीरे ख़त्म होती है। आपने ऐसा पढ़ा होगा सर्वे वगैरह कुछ करके कि जितने ज़्यादा टावर्स इंक्रीज़ करते जा रहे हैं उसकी वजह से जो बर्ड्स की संख्या है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। आपको बर्ड्स बहुत कम देखने को मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि ठीक है। नेक्स्ट, द फंडामेंटल क्वेश्चन आर सिंपल बट द आंसर्स आर नॉट। ये क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल है, ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, लेकिन इसके आंसर्स उतने ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हम कैसे इसके आंसर्स दें। इसके आंसर्स तभी हम देख सकते हैं जब हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होंगे, जब हम अपने ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे। और ये काम किसका है? अगर जो टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बच्चों के अंदर ऐसी मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करें ताकि वो सोसाइटी को बेटर बना सके, ठीक है।
और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीचर की बात को माने। अगर आपको कुछ बताया जा रहा है तो आपके भले के लिए बताया जा रहा है। हम बच्चों की कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मार्क्स लाओ। मार्क्स से लाने से क्या आपकी सोसाइटी बेटर हो जाएगी? नहीं। आप पढ़िए, चीज़ों को समझिए, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं यूज़ करेंगे, जब प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे, प्रैक्टिकली इसकी अपनी लाइफ में नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक सोसाइटी में चेंजेस नहीं आएंगे। आप थोड़ा ही पढ़िए और उस चीज़ को अपने एक्चुअल लाइफ में अप्लाई करिए। जैसे हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस को प्रैक्टिकल करते हैं ना, लैब में जाके। तो जब हम सोशल साइंस भी तो एक सोशल साइंस भी तो साइंस है, तो इसमें जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इसको अपनी लाइफ में क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? इसको भी अप्लाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम इसको नहीं अप्लाई करेंगे तो एक दिन वो जो साइंस वाला टर्म आप पढ़ते हैं उसको एक्चुअल में करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। साइंस को पढ़ने वाला फिर कोई नहीं रहेगा, साइंटिफिक प्रैक्टिकल्स को करने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि सोशल साइंस में जो सोसाइटी है वो बची रहेगी तो साइंस भी रहेगा, और अगर सोसाइटी नहीं रहेगी तो साइंस भी नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि साइंस के जो जन्मदाता है, साइंस को जो आगे लेवल पे ले जा रहे हैं, वो सब ह्यूमंस है। और जब ह्यूमंस ही नहीं रहेंगे, जब सोसाइटी ही नहीं रहेगी, तो किस बात के लिए आप साइंस पढ़ेंगे? किस बात का आप एक्सपेरिमेंट करेंगे? मेडिसिन्स किसके लिए बनाएंगे? ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को। बस इतना कहना चाह रही हूँ कि आप सब लोग सोसाइटी को अच्छा बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि जो सोशल साइंस है उसके बेसिस पे फिर अब पहले सोशल साइंस में सोशल साइंस की मैं ये इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि सोशल साइंस ना मतलब मैं पढ़ाती हूँ तो हर किसी को इस चीज़ के लिए बोलूँ, बट क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। आप खुद सोचिए, साइंस की मेडिसिन जितनी बनती है, साइंटिफिक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वो किसके लिए होते हैं? ह्यूमंस के लिए। अगर जब ह्यूमंस ही नहीं रहेंगे, सोसाइटी ही नहीं रहेगी, हमारा नेचर ही नहीं बचेगा, तो ये एक्सपेरिमेंट, साइंस को पढ़ने का, साइंस की टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने का, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का कोई मतलब है? लाखों टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए, लेकिन अगर सोसाइटी में लोग ही नहीं रहेंगे, सोसाइटी में डेवलपमेंट ही नहीं होगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का पढ़ने का। तो प्लीज़ सोशल स्टेटस को सोशल वैल्यूज़ को, मॉरल वैल्यूज़ को अपनी लाइफ में लाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर आगे की जो लाइफ है, हमारी लाइफ तो कट जाएगी, आगे की जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आज के टाइम में जो ये भी का टाइम है 2025 में, जो हीट है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, सनरेज इतनी ज़्यादा चुभती है कि वो बर्दाश्त से बाहर है। जब अभी इतने टेम्परेचर में ऐसा लगता है कि हमारे हाथ जल जाएंगे, पूरी बॉडी जल जाएगी, तो आगे आने वाली 10 साल के बाद की जो फ्यूचर जनरेशन है, आप सोचिए उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होगी। तो इसलिए अभी से हमें धीरे धीरे अपनी सोसाइटी में डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत है। होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। आई विल ट्राई। बस मेरा मतलब मोटिव बस यही है कि किसी भी करके सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझ में आए। गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, NGOs बहुत सारे काम करती हैं आपके अंदर मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए, बट स्टिल वी आर नॉट अवेयर, या फिर हम खुद अवेयर होने के बाद भी हम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उस चीज़ के लिए काम नहीं करते हैं जिसके लिए सोसाइटी से जिससे सोसाइटी का बेटरमेंट हो सके। सो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिकॉज ह्यूमन सोसाइटीज़ आर अब ये सिंपल क्यों नहीं है? हम कह तो रही हूँ, या तो मैं भी कह रही हूँ कि ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी क्या है? बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है और कॉम्प्लेक्स। डाइवर्स मतलब अलग अलग तरीके के लोग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप क्लास में देख लीजिए, आपको अलग अलग तरीके के बच्चे दिखेंगे। हर बच्चा अलग होता है, जेंडर बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं या फिर डिफ्रेंशिएशन होते हैं बच्चों के। एज इट इज़
पूरी सोसाइटी में भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इंडिया में तो आप खुद देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कुछ कहने को नहीं। हर रीजन में एक अलग कल्चर फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही ज़्यादा जटिल, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसको समझना, ठीक है। इफ़ वी विश टू फाइंड द आंसर्स ऑफ सच क्वेश्चंस and help build a better future, we need to understand our world, human societies in particular। इसके बारे में हमें क्या ज़रूरत है, अगर हमको इन सब चीज़ों में चेंजेस लाना है तो इसके लिए हमको क्या करना, पहले हमें अपनी सोसाइटी को जानना है, हमें दुनिया को जानना है और हमें आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में जानना है। और ये सब चीज़ें जानने में आपकी कौन मदद करेगा, सोशल साइंस। सोशल साइंस आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपके अंदर सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ों को डेवलप किया जाए, आपको सोसाइटी, दुनिया सबसे अवगत कराया जाए ताकि आगे आने वाली जनरेशन के अंदर हम मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप कर सके, आगे आने वाली जनरेशन ज़्यादा अच्छी हो, आगे आने वाली जनरेशन के अंदर ह्यूमैनिटी हो, आगे आने वाली जनरेशन एनवायरनमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा केयरफुल हो, ठीक है। इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। और क्लास 6 से अगर बच्चों के माइंड में ये चीज़ें डेवलप की जाएंगी तो इन माई ओपिनियन देयर मे बी 50%, नॉट आई कैन से 100%, बट एटलीस्ट 50% स्टूडेंट्स may get motivated and do something for the betterment of our society. Next thing, you may wonder whether this is science like this is the science like a physics, chemistry. It is not. The discipline does use scientific methods where possible, ठीक है। यहाँ पे साइंस कहा जा रहा है बट साइंस आपके साइंस की तरह नहीं है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो की तरह। यहाँ पे आपको कुछ कुछ जगह पे साइंटिफिक मेथड यूज़ करने को मिलेंगे, जैसे ह्यूमन सोसाइटी को फोकस किया जाएगा, ठीक है। ह्यूमन सोसाइटी को फोकस किया जाएगा इज़ अगेन टू डाइवर्स टू अ काइंड ऑफ सेट प्रैक्टिस प्रोसीजर्स एंड फिक्स रिजल्ट्स ऑफ साइंस केम विद, ठीक है। जिस तरीके से साइंस के प्रोसीजर्स और फिक्स रिजल्ट्स कम आते हैं उसी तरीके से हमें ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। सोशल साइंसेस मैनी सब डिसिप्लिन। अब सोशल साइंस में आपको बहुत सारे सब डिसिप्लिन मतलब सब सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। सोशल साइंस के अंदर सिर्फ सोशल नहीं है, जैसे आपके साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, एज इट इज़ सोशल साइंस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स हैं। ये सब डिसिप्लिन है आपके सोशल स्टडीज़ के। नेक्स्ट थिंग, इसमें और भी आते हैं, हम तो इतना ही पढ़ेंगे, बट एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मोर, ये सारी चीज़ें आपके सोशल में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट थिंग, you need not feel intimidated by all this term while you study some of these some discipline in secondary stage. In the middle stage we have a wider classification. ये सारी चीज़ें आपको जो पढ़ाई जाएंगी ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ाई जाएंगी। इन लोअर क्लासेस आपको ये सारे टर्म्स नहीं बताए जाएंगे, ये सब आपके डिविजन्स हैं जिनको आपको बताया गया है। इंस्टेड वी हैव ऑप्टेड ब्रॉड थीम, इसलिए हमने कई सारे ब्रॉड थीम्स को ऑप्ट किया गया है। सो यहाँ पे माइंड मैप स्टार्ट ऑफ दिस इंट्रोडक्शन चैप्टर, यहाँ पे आपको माइंड मैप बता दिया गया है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कि क्या चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट थिंग, इंडिया एंड द वर्ल्ड जो हम पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे, लैंड एंड द पीपल। द फर्स्ट थीम इंक्लूड बेसिक जोग्राफिकल वर्ल्ड अराउंड से, इसमें आपके ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ल्ड की जोग्राफिकल जो लोकेशंस है उससे रिलेटेड चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो कुछ अपने प्लैनेट्स के फीचर हम किस तरीके से उनको मैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है थीम, क्योंकि टुडे वी कैन गेट एक्सीलेंट मैप्स इन मोबाइल फ़ोन्स। आज के टाइम में हमें क्या है, गूगल मैप मिल जाता है, हम मैप को मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर लेते हैं। बट अर्लियर ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, हमको मैप बनाना पड़ता था, ठीक है। देन बिकॉज इट डील विथ मच मोर देन मैप्स, इट ऑल्सो आस्क how geographical feature, ocean, mountain, river, etc. It have shaped entire civilization throughout their stories. It also in India case about
how this natural setting has contributed to giving this ancient civilization a unique identity। इन्हीं मैप के थ्रू पता चलेगा कि किस तरीके से जोग्राफिकल फीचर्स की वजह से हमारे जो ओशियंस है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, ये सब का क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से सिविलाइजेशन डेवलप हुआ हिस्ट्री में, किस तरीके से लोगों ने इन पर्टिकुलर एरिया में रहना शुरू किया, इसका रीज़न क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थीम बी, टेपेस्ट्री के बारे में। टेपेस्ट्री क्या होती है? एक कैनवास लाइक होता है। कैनवास क्या होता है? कोई पेपर होता है जिस पे हम पेंटिंग करते हैं, या कपड़े की शीट होती है क्लॉथ की, ठीक है, एक वॉल हैंगिंग की तरह जिसमें हम पिक्चर या डिज़ाइन को बनाते हैं। तो यहाँ पे टेपेस्ट्री विल पेंटिंग सीन्स फ्रॉम द पास्ट। कहाँ से पास्ट में पेंटिंग सीन्स आई, कौन कौन सी पेंटिंग सीन्स थी, कहाँ पे लोगों ने सबसे पहले पेंटिंग बनाए, पेंटिंग बनाने के लिए क्या चीज़ों को यूज़ किया। बट वाई शुड वी बी एट ऑल concerned with the past, because it is the key understand the present and chapters theme with make correction। ठीक है, इसीलिए इसको हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर पास्ट को हमको कनेक्ट करना है। द पास्ट मेजर सोर्सेज ऑफ आइडेंटिटीज़। ठीक है, पास्ट की जो मेजर सोर्सेज है उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से पहले लोग रहते थे, किस तरीके से है, पहले की आर्ट फॉर्म्स क्या थी, आज की फॉर्म किस तरीके से। तो हिस्ट्री इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अबाउट हैप्पी डेवलपमेंट, इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड पीपल, गवर्नमेंट, रूलर्स वेंट रॉन्ग। इसके बारे में हम क्या सिर्फ अच्छा चीज़ नहीं जानते हैं, हमें ये भी जानने को मिलेगा कब कौन सी चीज़ें लोगों ने गलत की, किस तरीके से सरकार ने गलत किया, क्या गलत था, क्यों गलत था, इन सब के बारे में जानना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द रॉन्ग डिसीजंस which we have taken in the past is not going to be repeat in future। तो और दूसरी चीज़, पास्ट की हुई गलतियों से हम नई चीज़ों को सीखेंगे, उस गलती को नहीं रिपीट करेंगे और उस गलती से सीख मिलेगी कि हमें सही कदम क्या उठाना चाहिए। जैसे मैथ्स के सॉल्यूशन को जब बार बार आप करते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और गलतियों से आप सीखते हैं। इसी तरीके से आपकी हिस्ट्री आपको पास्ट में हुई गलतियों से काफ़ी चीज़ें सिखाने को बताती है। सी, कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, किस कल्चरल हेरिटेज मतलब एशियंट में कल्चर जो हमारा बहुत ज़्यादा रिच था। टू, बट इट इज़ अ मेन, व्हाट आर द मेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है हाउ इट इज़ मैनिफेस्टेड इट्स इंडिया हिस्ट्री, हाउ कैन हेल्प अस टू डील विथ इशूज ऑफ आवर टाइम्स। दीज आर द सम ऑफ द क्वेश्चन दैट दिस थीम इज एक्सप्लोरिंग। इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर आपको बताया जाएगा। एक्सप्लोरिंग विद द ऑब्जेक्ट एवरी स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड सम ऑफ द कल्चर फाउंडेशन ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड अप्रिशिएट द वैल्यू। इसलिए ताकि आपको पता चले कि कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से, कितनी ज़्यादा विदाउट, मतलब उस समय टेक्नोलॉजी के ना होते हुए भी आपके जो रूलर्स है और एशियन टाइम में लोगों ने कई चीज़ों का डेवलपमेंट किया ताकि आप अपनी हिस्ट्री को अप्रिशिएट कर सके। इसलिए आपको कल्चरल हेरिटेज के बारे में लोगों को बताया जाएगा। जैसे इतने बड़े बड़े आपके केव्स बनाए गए, इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बने हैं हिस्ट्री में, उनको लाया कैसे गया, उनको बनाया कैसे गया, इतनी फाइन तरीके से चीज़ों को बनाया, जैसे आगरा का ताजमहल। तो इन सब के बारे में आपको इन डिटेल में सोशल में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट थिंग, डी, गवर्नेंस मतलब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, फंक्शन कैसे करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। हम कहते हैं हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। अब डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, लेवल्स क्या होते हैं अलग अलग गवर्नमेंट के, उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे किस तरीके से लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा उनके राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनका धर्म क्या है, इन सब के बारे में हम इन डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, if so what are the countries supposed to interact by studying these team become responsible। सिविक्स पढ़ने से हम क्या बनेंगे, we will become a responsible citizen। ठीक है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानेंगे, हम अपनी ड्यूटीज़ को जानेंगे और एक बेटर सोसाइटी की तरफ, सोसाइटी को बनाने की तरफ रुख करेंगे। इकोनॉमिक लाइफ मतलब यहाँ पे नो फैमिली कैन बी हैप्पी विद एसेंशियल्स डेली लिविंग, कि किस तरीके से हम पैसे को अर्न कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसका मेन मोटिव होता है अर्निंग मनी, और हमारी नीड को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम अपनी नीड एंड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, जो हमारी बेसिक नीड है फूड, क्लोथ, शेल्टर को सेटिस्फाई करना, साफ़ सफाई, क्लीन वाटर,
क्लीन एनवायरनमेंट, इन सब से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। फर्स्ट चीज़, सेकेंड लाइवलीहुड फॉर अडल्ट एंड एक्सेस टू एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें। फिर कोई भी कंट्री हार्मोनियसली विदाउट साउंड इकॉनमी, बट हाउ डज एन इकॉनमी वर्क स्पेशली इन अ ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया, what is exactly is money, what does it come, how it can be increased, what economic activities can be people engaged themselves, how are natural and human resources best managed। इन सब के बारे में, ये एक एक चीज़ें हैं, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल क्लास 6 की हिस्ट्री में हम बहुत सारी चीज़ों को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने जा रहे हैं। होप आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी कल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बताना था कि क्लास 6 की जो ओके ये बताना था कि जो क्लास 6 की हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको अच्छे से पढ़िए, आपको बहुत सारा मल्टीपल चीज़ें पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे चेंजेस आपको खुद में भी देखने को मिलेंगे। और यस, ठीक है, आपको खुद से रिलेटेड जानने को मिलेगा, आपको अपनी सोसाइटी को जानने को मिलेगा, किस तरीके से आप पास्ट से प्रेजेंट में आए हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट के बारे में जानने को भी, ओवरऑल आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड को जानने और समझने का मौका मिलेगा क्लास 6 में। तो होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, बट इन जनरल आपके मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करने की कोशिश की गई है। और इस वीडियो में ज़्यादातर जो काम है वो टीचर्स का है कि टीचर्स अपने बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ को अच्छे से डेवलप करें। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं 6 क्लास में, वो अभी अभी प्राइमरी स्टेज को कंप्लीट करके आए होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होते हैं। जिस तरीके से आप चाहेंगे आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। जैसे कोई भी मेटल होता है, जब वो गर्म होता है तो आप उसको किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों का माइंड भी ऐसा होता है, आप उनके अंदर जो चीज़ें फीड करेंगे, उनका दिमाग अभी खाली है, उसमें कुछ भी नहीं भरा है, तो आप उसको वैसे डेवलप कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है कि बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करें, क्योंकि टीचर और पेरेंट्स दोनों ही मिल के एक बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। टीचर अकेले नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बच्चे दो लोगों के साथ ज़्यादा रहते हैं। एक टीचर्स के साथ पूरे दिन स्कूल में रहते हैं, दूसरा घर में आपके साथ पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो आप और टीचर दोनों मिल के आने वाले फ्यूचर जनरेशन को एक अच्छी सीख दे सकते हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी में जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करने के लिए। अब ये नहीं कि कल की जी आएंगे तो चेंजेस आएंगे, यहाँ पे कल की हमें खुद बनना पड़ेगा, खुद अपनी सोसाइटी के लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और अपनी सोसाइटी को बेटर करने के लिए बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छा बच्चों को एक अच्छे मतलब पोस्ट में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक अच्छी जॉब दिलाने के साथ साथ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबसे पहले स्टूडेंट्स को एक अच्छा सिटीज़न बनाएं, जो एक सोसाइटी के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे। क्योंकि अगर वो एक अच्छा सिटीज़न होगा तो अल्टीमेटली वो एक अच्छी जगह पे भी, और कर्मा जो होता है वो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट करेगा ही करेगा। तो आप प्लीज़ अच्छा काम करिए, कभी किसी का बुरा नहीं सोचिए। सोशल स्टडीज़ यही आपको बताती है कि आपको अपने अंदर जितनी भी खराबियाँ हैं उसको हटाना है, अपने माइंड को शांत रखना है, अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचना है, ठीक है। दूसरों के बारे में सोचना है, अपने बारे में भी सोचना है। सब चीज़ों को लेते हुए आपको अपनी पूरी सोसाइटी को डेवलप करना है, अपने एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बेटर रखना है। होप आपको इतना समझ में आया होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बस चेंजेस लाना धीरे धीरे होगा, एक बार की नहीं होगा। दैट इज़ वाई हमें बच्चों को आने वाली टाइम के लिए प्रिपेयर करना है। सो हैव अ गुड डे, ट्राई टू मेक चेंज इन योर सेल्फ, इन अदर पीपल ऑल्सो। लोगों को भी मोटिवेट करें, लोगों को भी एनकरेज करें चेंजेस लाने के लिए।
विदा बिना किसी एक्सेप्ट, किसी भी क्या बोलते हैं उस टर्म को, किसी चीज़, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन किए बिना आपको सेल्फलेसली काम करना है, ताकि आप, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं करूँगी तो सामने वाला मेरी, या फिर मेरे को ऐसा करने से क्या होगा, मैं ही अकेले क्यों सोचूं, अगर आप करोगे तो सामने वाला दिखेगा, वो भी काम करेगा, फिर दूसरा काम करेगा, ऐसे करके धीरे धीरे एक चेन आपकी पूरी बन जाएगी। और जब बहुत सारे लोग इस चीज़ में जुड़ जाएंगे तो दूसरा पर्सन भी सोचेगा, अरे यार चलो मैं भी थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट कर देता हूँ। जैसे सोशल मीडिया ये सब चीज़ें देख देख के ही बड़ी है ना, तो अगर अच्छी चीज़ें भी हम देख देख के करना शुरू कर देंगे तो फिर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। आई विश कि कुछ सालों बाद सोसाइटी चेंज हो, चेंजेस आए। अभी जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सोशल इश्यूज़ हम फेस कर रहे हैं, वो सारे इश्यूज़ धीरे धीरे करके हमारे ख़त्म हो जाए। ठीक है, till then, goodbye, take care of self, and please think about all those things which I have discussed in this video, either it is a student, either teachers or anyone जो भी इस वीडियो को अगर देखा है, देखेगा, तो प्लीज़ अपने से इस बारे में एक बार सोचिए, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस का होना, कंट्री से कनेक्टेड फील होने की, जो कनेक्टेड होने की जो भावना है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। ओके, हैव अ गुड डे। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी नहीं तो। टेक केयर ऑफ सेल्फ, थिंक again and again about whatever the things which I have discussed in this video. Hope it will affect some people. कुछ लोगों के लाइफ में तो इम्पैक्ट इसका पड़ेगा ही पड़ेगा, सब तो नहीं। अगर 1-2 या फिर कुछ पर्सन लोग भी इस चीज़ से चेंज आ सकता है उनके लाइफ में, देन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। होप बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ सेल्फ, गुड बाय।